आज हम एक ऐसी सोर्स फाइल को अनपैक करने वाले हैं जिसने जियोपॉलिटिक्स और आलमी सियासत की दुनिया में एक नई हलचल मचा दी है। सही कहा आपने। हम द इकोनॉमिक टाइम्स की एक हालिया यूट्यूब वीडियो का बहुत गहरा और तफसीली जायजा लेने वाले हैं। इस वीडियो के मरकज में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की एक ऐसी तकरीर है जिसे वाकई तारीखी कहा जा रहा है। हाँ, और उसकी वजह उनका बिल्कुल नया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है। एग्जैक्टली। इस तकरीर के जरिए हम इजराइल की इस नई हिफाजती हिकमत अमली को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ईरान को दिए गए इंतबाह और आने वाले अशारों में अमरीकी माली इमदाद से मुकम्मल आज़ादी हासिल करने के ऐलान पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट सेट करना लाजमी है सुनने वालों के लिए। बिल्कुल, और ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हवाले और सोर्सेज हम आज ज़ेरे बहस ला रहे हैं वो इंतहाई सियासी, अस्करी और सेंसिटिव नौयत के हैं। राइट। हमारा मकसद यहाँ किसी की हमायत या मुखालिफत करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ दिए गए हकायक और तकरीर के नुकात का गैर जानिबदाराना तज्जिया कर रहे हैं ताकि सुनने वालों तक असल तस्वीर और आलमी तब्दीलियों का सही खाका पहुंच सके। ये क्लियर करना बहुत अहम था। तकरीर में जहां मॉन्स्टर्स या एक्सेस ऑफ ईविल जैसे इंतहाई सख्त और जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, हम इन्हें स्ट्रिक्टली नेतन्याहू के दावे और उनके अपने लफ्जों के तौर पर ही पेश कर रहे हैं। हमारा काम इन पॉलिसी शिफ्ट्स को डिकोड करना है, कोई फैसला सुनाना नहीं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस तकरीर का आगाज किसी डिप्लोमेटिक टोन में नहीं होता, बल्कि शुरुआत ही इंतहाई सख्त, डायरेक्ट और जारहाना अंदाज में होती है। नेतन्याहू ने सीधा ईरान को, जिसे उन्होंने आयतोल्लाह के मुखातिब किया, एक ऐसी तबाही की धमकी दी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कोई आम पॉलिटिकल रेट्रिक नहीं लग रहा था मुझे। What's fascinating here is कि इस धमकी के अंदर एक अजीब सा एतमाद था, और इसके फौरन बाद गजा के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। हाँ, कि तमाम मैगुई यानी हॉस्टेजेस वापस लाए जा चुके हैं। सही। वहाँ रानी गिविली नाम की एक हॉस्टेज का खुसूसी जिक्र भी किया गया था। मैं सोच रही थी कि ये दो अलग अलग डिक्लेरेशंस एक ही वक्त में क्यों? देखिए, ये दो अलग डिक्लेरेशन जरूर हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है, एक एब्सोल्यूट विक्ट्री का नसीब सेट करना। जब ईरान की बात आती है तो अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन का लफ्ज सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक वाज़ेह इशारा है कि इजराइल अब प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स यानी मुतनासिब जवाबी कार्रवाई के उसूल को कचरे के डब्बे में डाल चुका है। पहले होता ये था कि अगर कहीं से एक हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई भी उसी लेवल की होती थी। एग्जैक्टली। लेकिन अब पॉलिसी ये बन रही है कि अगर किसी ने उन्हें क्रॉस किया तो नतीजा मुकम्मल तबाही होगा। ये धमकी सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं थी, बल्कि उस पूरे नेटवर्क के लिए थी जिसे तकरीर में आयरेनियन एक्सेस ऑफ ईविल का नाम दिया गया। बिल्कुल। दावा यह था कि इस नेटवर्क ने इजराइल के गिर्द एक फंदा डालने की कोशिश की थी, जिसे अब फिजिकली और मिलिटरीली हटा दिया गया है। और इसी हार्डलाइन अप्रोच का असर हमें गाजा की पॉलिसी पर भी नजर आता है। तकरीर में हमास के बारे में वाज़ेह कहा गया कि उन्हें अब निशास्तो नाबूद होना होगा या हथियार डालने होंगे। हाँ। लेकिन जो शर्त मुझे सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी वो तामीर नौ यानी रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से थी। नेतन्याहू ने वाज़ेह कर दिया कि गाजा की किसी भी किस्म की तामीर नौ उस वक्त तक शुरू नहीं होगी जब तक उसे मुकम्मल तौर पर डीमिलिटराइज ना कर दिया जाए। मतलब जब तक वहां से एक एक हथियार और फौजी ढांचा खत्म नहीं होता, वहां एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। ये आलमी बरादरी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बनने वाला है ना? 100%। गजा की तामीर नौ को डीमिलिटराइजेशन के साथ मशरूत करना एक ऐसी मूव है जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्लान को डीरेल कर सकती है। कैसे? देखें, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन या कोई भी आलमी इदारा जो वहां इंसानी इमदाद और तामीरी कामों में हिस्सा लेना चाहता है, उन्हें अब एक ऐसी शर्त का सामना है जो उनके कंट्रोल में ही नहीं। ये डिमांड वाज़ेह करती है कि इजराइल अब सिक्योरिटी को किसी भी ह्यूमैनिटेरियन टाइमलाइन पर तरजीह दे रहा है। वो कह रहे हैं कि पहले हम अपनी शर्तों पर ग्राउंड रियलिटीज चेंज करेंगे और उसके बाद कोई और आलमी इदारा वहां कदम रख सकेगा। सही। ये एक सॉवरेन स्टेट का ऐलान है जो अब किसी आलमी प्रेशर को कबूल करने के मूड में नहीं। लेकिन एक बात है,
یہ اتنی اگریسو اور انیلڈنگ پالیسی اچانک وجود میں نہیں آئی. تقریر میں تاریخ کا جو حوالہ دیا گیا اس نے پوری پکچر کلیئر کر دی میرے لیے. تاریخ کا حوالہ یہاں بہت اہم تھا. وہاں اپنی اس نئی پالیسی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تاریخ کے مختلف ادوار کو جوڑا گیا. مثال کے طور پر 1920 کی دہائی کا ذکر سامنے آیا جب زیو جابرٹنسکی کا آئرن وال یعنی آہنی دیوار کا نظریہ پیش کیا گیا تھا. آئرن وال کا کانسیپٹ جیو پالیٹکس میں بہت فیسینیٹنگ ہے. جابرٹنسکی کا ماننا تھا کہ عرب اور یہودیوں کے درمیان کوئی والنٹری اگریمنٹ نہیں ہو سکتا. ان کی اصل طاقت صرف ان کی عسکری اور حفاظتی قوت ہونی چاہیے. ایک ایسی آہنی دیوار جسے دشمن بھید نہ سکے. یہ اسینشلی ڈیٹرنس یعنی خوف پیدا کر کے حملہ روکنے کا نظریہ تھا. آپ اتنے طاقتور نظر آئیں کہ سامنے والا حملہ کرنے کا سوچے ہی نہ. یہ تو تھی 1920s کی بات. لیکن پھر تقریر میں صرف ایک دہائی آگے جا کر 1930s کی بات ہوتی ہے. وہاں ایک برٹش آفیسر اوڈی ونگیٹ کا حوالہ دیا گیا جنہیں اس وقت یہودی کمیونٹی کا بہت قریبی دوست سمجھا جاتا تھا. ونگیٹ کی فلسفی کافی مختلف تھی. ہاں، ان کی ملٹری فلسفی تھی لیونگ دا فینس یعنی دیوار کے پیچھے چھپنے کے بجائے باہر نکل کر حملہ کرنا. اس کا مطلب صرف دفاع کرنا نہیں تھا بلکہ دشمن پر پیشگی حملہ کرنا تھا. اور اسی پوائنٹ کو اور آگے بڑھاتے ہوئے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون کی پالیسی کا ذکر کیا گیا جنہوں نے دشمن کے علاقے میں گھس کر جنگ لڑنے پر زور دیا تھا. تو اگر ہم اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو یہ ڈیفنس سے آفنس کی طرف ایک کلیئر ہسٹوریکل شفٹ ہے. What's fascinating here is کہ یہ تاریخی ریفرنسز ایسے ہی ہوا میں نہیں دیے گئے. ان سب کو آج کے نئے سیکیورٹی ڈاکٹرن سے لنک کیا گیا ہے. اس پوری کڑی کا نتیجہ ایک بہت مشہور استعارے یعنی میٹافور کی موت کی شکل میں سامنے آتا ہے. ولا ان دا جنگل. ایگزیکٹلی. خطے میں اسرائیل خود کو ہمیشہ ولا ان دا جنگل کہتا آیا ہے. ایک عالیشان اور محفوظ گھر جس کے چاروں طرف دیواریں ہیں لیکن باہر ایک خطرناک جنگل ہے. بالکل. وہ مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ باہر جو جنگل ہے اسے وہاں ہی رہنے دو. ہم اپنی ہائی ٹیک دیواروں جیسے آئرن ڈوم کے پیچھے اپنے ولا میں محفوظ ہیں. لیکن اب یہ نظریہ مکمل طور پر بدل رہا ہے. تو نیا ڈاکٹرن کیا ہے؟ نیا ڈاکٹرن یہ ہے کہ دیواریں کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، اگر آپ جنگل کو ہینڈل نہیں کریں گے تو جنگل ایک دن دیوار پھڑانگ کر آپ کے لیونگ روم میں آ جائے گا. اس وجہ سے اب اسرائیل مکاگرم کی پالیسی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہے. ویٹ، یہ مبام کیا ہے؟ سننے والوں کے لیے اسے تھوڑا واضح کرتے ہیں. یہ کیا اسٹریٹجی تھی جو اب چھوڑی جا رہی ہے؟ مبام ایک عبرانی یعنی ہیبرو زبان کا مخفف ہے جس کا عام الفاظ میں مطلب ہے جنگوں کے درمیان محدود کارروائی یا انگلش میں کیمپین بٹوین وارز. اسے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں. اچھا. مان لیجئے آپ کو ایک کرونک بیماری ہے اور آپ سرجری کروانے کے بجائے صرف پین کلر کھا کر درد کو دباتے رہتے ہیں. مبام یہی پین کلر پالیسی تھی. سو اگر کہیں سے کوئی خطرہ بڑھتا تو وہاں ایک چھوٹا سا ٹارگیٹڈ ایئر سٹرائک کر دیا. کوئی دشمن کمانڈر نظر آیا، اسے نشانہ بنا دیا. یہ لمیٹڈ ایکشنز تھے تاکہ فل سکیل وار نہ ہو. یہ تحمل اور کنٹینمنٹ کا طریقہ تھا. لیکن تقریر میں واضح کر دیا گیا کہ اب پین کلرز کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب وہ سرجری کی طرف جا رہے ہیں. صحیح کہا. یہ انالوجی بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں. اور اس سرجری کا عملی نتیجہ زمینی حقائق پر کیا نکل رہا ہے؟ تقریر میں واضح طور پر کہا گیا کہ اب لیبنان اور سیریا کی سرحدی پٹیوں پر کئی کلومیٹر چوڑے بفر زونز یعنی ڈی ملٹرائزڈ ایریاز قائم کیے جائیں گے. اور سب سے اہم بات، وہاں ہمیشہ کے لیے اسرائیلی فوج یعنی IDF موجود رہے گی. یہ کوئی عارضی قدم نہیں لگ رہا. یہ تو سیدھا میپ کو ری ڈرا کرنے اور سرحدوں کے تصور کو تبدیل کرنے والی بات ہو گئی. دفاع کی دنیا میں بفر زونز نیا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ان کی ایپلیکیشن یہاں بہت ایگریسو ہے. بفر زون کا وجود اور وہاں IDF کی مستقل موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اب خطرے کو روکنے کا انتظار اپنی سرحد کے اندر نہیں ہوگا. وہ آگے بڑھ کر ان علاقوں میں پرماننٹلی بیٹھ جائیں گے جو ٹیکنیکلی دوسرے سوورن ملکوں کا حصہ ہیں. اس قدم کا مطلب ہے ان سرحدی علاقوں میں اب کوئی روایتی سوورنٹی بچی ہی نہیں. یہ ایک ایسی پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہے جہاں آپ دشمن کا ٹیریٹری کمپلیٹلی نیوٹرلائز کر دیتے ہیں تاکہ زمینی حملے کا خطرہ 0% ہو جائے. یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس پورے ڈیپ ڈائیو میں میرے لیے جو سب سے بڑا مائنڈ بلون مومنٹ تھا وہ تقریر کا اگلا حصہ تھا
जहां अमेरिका के साथ उनके इत्तेहाद और माली इमदाद में आने वाली हैरान कुन तब्दीली का ऐलान किया गया। ये वाकई एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था। तकरीर में हाईलाइट किया गया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मर्तबा मुंतखब होने के बाद उनसे ये 7वीं मुलाकात थी। 7वीं मुलाकात। लगता है मारा लागो में अब उनकी एक परमानेंट कुर्सी लग चुकी है। मुलाकातों की फ्रीक्वेंसी खुद एक वाज़ेह डिप्लोमेटिक मैसेज होती है, और इस स्पेसिफिक मुलाकात का मकसद ईरान के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के नए उसूल तय करना बताया गया। मतलब वो अब आलमी सुपर पावर के साथ बैठकर ये डिक्टेट कर रहे हैं कि इस खित्ते में एंगेजमेंट की बाउंड्रीज क्या होंगी। और इस बात को मजबूत करने के लिए अमेरिका की हालिया नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट का जिक्र भी बहुत फख्र से किया गया। इस डॉक्यूमेंट में दुनिया भर के इत्तेहादियों में से सिर्फ एक मुल्क इजराइल को एग्जेम्पलरी एलाय यानी मिसाली इत्तेहादी करार दिया गया है। Here's where it gets really interesting. इस सबसे लगता है कि अमेरिका और इजराइल का बॉन्ड पहले से भी ज्यादा मजबूत हो रहा है, लेकिन फिर इसी तकरीर में एक ऐसी तब्दीली का ऐलान होता है जो किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं, एक ऐसी पैराडाइम शिफ्ट जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 10 साल वाली बात। एग्जैक्टली। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि अगले 10 सालों में इजराइल अपनी हिफाजती बजट से अमरीकी माली इमदाद यानी फाइनेंशियल सपोर्ट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। मतलब यूएस डिफेंस एड जो डेकॉर्डों से इनकी अस्करी ताकत की बैकबोन समझी जाती थी, वो उसे जीरो कर देंगे। ये वाकई बड़ा ऐलान है। ये कैसे मुमकिन है? कोई मुल्क बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गारंटीड मिलिट्री एड खुद क्यों छोड़ना चाहेगा? ये इस तकरीर का सबसे प्रोफाउंड और गेम चेंजिंग हिस्सा है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक सिंपल उसूल है, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री मनी। जब आप किसी सुपर पावर से फॉरेन एड लेते हैं, चाहे वो मिलिट्री एड हो या इकोनॉमिक, उसके साथ एक बहुत लंबा अनसीन स्ट्रिंग्स का नेटवर्क जुड़ा होता है। एड के साथ शर्तें होती हैं? बिल्कुल। वो एड आपकी फॉरेन पॉलिसी को महदूद करती है। आप किस मुल्क से हथियार खरीद सकते हैं, यूएन में किस मुद्दे पर क्या वोट देंगे, और यहाँ तक कि आप अपनी जंगों में कितना वक्त और कितनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब उस एड डोनर मुल्क के फॉरेन पॉलिसी गोल्स के ताबे हो जाता है। So what does this all mean in practical terms? अगर वो ये एड खत्म कर रहे हैं तो असल में उनका मकसद क्या है? वो अब एड डिपेंडेंट रिलेशनशिप से निकलकर अलायंस बेस्ड पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं। इसका मकसद है बराबरी। जब आपके डिफेंस बजट में दूसरे की इमदाद शामिल नहीं होती, तो कोई भी आलमी ताकत वक्त पड़ने पर आपको फोन करके ये नहीं कह सकती कि स्टॉप द वॉर, वरना कल से हथियारों के सप्लाई लाइन बंद। ये फैसला खुद मुख्तारी की आखिरी सतह को छूता है। वो 10 साल का बफर इसलिए रख रहे हैं ताकि इस दौरान वो अपनी लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक इंडस्ट्री को इतना फरोग दे दें कि उन्हें किसी पर इन्हिसार ना करना पड़े। ये महज मिलिट्री इंडिपेंडेंस नहीं, ये मुकम्मल डिप्लोमेटिक इंडिपेंडेंस की तरफ एक इनॉर्मस लीप है। और इसी डिप्लोमेटिक आजादी की मिसाल तकरीर में दिए गए एक और अहम हवाले से मिलती है। इसी डिस्कशन के दौरान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आने वाले दौरे का जिक्र सामने आया। हाँ, ये भी एक अहम इशारा था। उन्होंने मोदी को एक ग्लोबल सुपर पावर का नुमाइंदा और अपना इंतहाई करीबी दोस्त करार दिया। अब देखें, एक तरफ अमेरिका की फाइनेंशियल इमदाद से खुद को अलग करने का प्लान, और दूसरी तरफ भारत जैसी नई आलमी ताकतों के साथ दोस्ती और गठजोड़। ये क्लियर इशारा है कि आलमी इत्तेहादियों की फहरिस्त में नए और ताकतवर खिलाड़ी शामिल किए जा रहे हैं और दुनिया अब मल्टीपोलर हो रही है। भारत के वजीर आजम के दौरे का जिक्र आलमी सतह पर नए पावर ब्लॉक्स बनने की तरफ वाज़ेह निशानदही है। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। सही। इजराइल अपनी इकोनॉमी और टेक पार्टनरशिप्स को अब उन खित्तों की तरफ पुश कर रहा है जो कल की सुपर पावर्स बनने वाले हैं। ये सब एक इंतहाई सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। वो दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ वॉशिंगटन की तरफ नहीं देख रहे हैं, हमारे डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स न्यू दिल्ली से लेकर बाकी नए आलमी सेंटर्स तक फैले हुए हैं। वाकई जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह इंतहाई फैसिनेटिंग है। लेकिन तकरीर के आखिरी हिस्से में एक बहुत अलग ही टोन सुनने को मिली मुझे। ये हिस्सा प्योर पॉलिसी, पॉलिटिक्स और टैक्टिक्स से हटकर एक शदीद जज्बाती और रूहानी पहलू पर मबनी था। ये हिस्सा स्पीच का इमोशनल कोर था। तकरीर का ये हिस्सा उन नए कमांडर्स और ऑफिसर्स के लिए था जो अब कैडेट की ट्रेनिंग मुकम्मल करके फुल फ्लेज्ड कमांडर्स बन चुके हैं। इस मौके पर 4 शहीद ऑफिसर्स ओमरी, एरॉन,
रॉन और ईतन की कुर्बानियों का खुसूसी जिक्र किया गया। जो बात किसी को भी इमोशनल कर सकती है वो ईतन की वालदा माइकल बेन यत्साक का बयान था। हाँ, उनका खत। जब एलीट यूनिट के कमांडर्स उस शहीद फौजी की सुर्ख बेरेट यानी कैप उसकी वालदा के पास लेकर गए तो माइकल ने खत लिखा जिसमें एक ऐसी कोट थी जिसने पूरे फिलॉसफी को एक जुमले में समूह दिया। वो कोट इस पूरे सिस्टम की आइडियोलॉजी का निचोड़ थी। उन्होंने लिखा था कि हाई प्रीस्ट के ब्रेस्ट प्लेट यानी सीने की तख्ती जिस पर बनी इसराइल के नाम थे, वहां से लेकर आज के एक आम फौजी की वेस्ट तक एक ही धागा है जो इस कौम को जोड़े हुए है। ये मिलिट्री सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मास्टर क्लास है। इसे थोड़ा और डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस कोट में जो हाई प्रीस्ट का ब्रेस्ट प्लेट है वो दरअसल इनकी हजारों साल पुरानी कदीम तारीख, मजहब और रूहानियत की अलामत है। बिल्कुल। और उसके मुकाबले में आम फौजी की वेस्ट आज की जदीद अस्करी ताकत, मॉडर्न वॉरफेयर और सर्वाइवल का सिंबल है। इन दोनों को एक ही धागे यानी थ्रेड से जोड़ने का क्या मतलब निकालेंगे हम? इसका सीधा मतलब ये है कि वहाँ फौज और कौम के दरमियान सिविल मिलिट्री रिलेशन आम रियासतों जैसा नहीं है। ये एक नए कमांडर को ये पैगाम देना है कि तुम सिर्फ एक मुल्क के बॉर्डर की हिफाजत नहीं कर रहे, तुम हजारों साल की एक हिस्ट्री के अमीन हो। ये एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर है। जब एक अस्करी इदारे के अंदर इस हद तक रूहानी और तारीखी मोटिवेशन डाल दी जाए तो फौजी मैदान जंग में हर लिमिट क्रॉस करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके नजदीक ये सिर्फ टेरिटरी की जंग नहीं होती, ये एग्जिस्टेंस यानी बका की जंग बन जाती है। ये जज्बा कंबाइंड विद देयर एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और नए एग्रेसिव सर्जरी वाले डॉक्ट्रिन के साथ मिलकर एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स बनाता है। ये पूरी डिस्कशन काफी डीप थी, बहुत कुछ अनपैक किया हमने इस सेशन में। अगर मैं इस पूरी डिस्कशन का एक क्लियर निचोड़ या खुलासा निकालना चाहूँ सुनने वालों के लिए, तो हम इन तमाम चीज़ों को मिलाकर क्या तस्वीर बनाते हैं? वजीर आजम की इस यूट्यूब तकरीर के जरिए हमें आने वाले कल का क्या खाका मिल रहा है? खुलासा ये है कि हम अब एक ऐसी नई इजरायली हिफाजती पॉलिसी को बनते देख रहे हैं जो पिछली तमाम दहाइयों से कहीं ज्यादा जारहाना, आलमी सतह पर खुद मुख्तार और माली तौर पर कंप्लीटली आजाद होने का प्लान रखती है। कंटेनमेंट का वक्त खत्म। बिल्कुल। कंटेनमेंट या तहम्मुल का कॉन्सेप्ट अब एक्सपायर्ड हो चुका है। इसकी जगह प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ने ले ली है, यानी खतरा पैदा होने से पहले दुश्मन की सरहदों में घुसकर बफर जोन्स कायम करना। और दूसरी सबसे अहम बात, अगले 10 सालों में अमरीकी इमदाद पर इन्हिसार खत्म करके एक ट्रू अलायंस्ड बेस पार्टनरशिप बनाना। ये वाजे कर रहा है कि ये खित्ता अब बिल्कुल नए अस्करी असूलों पर चलने वाला है। और इस तज्जिये की अहमियत सिर्फ इन 2-4 मुल्कों तक महदूद नहीं है। जियोपॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस की थोड़ी सी भी समझ रखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी बन गया है। सही। ये इन्हिसार कम होने लगता है तो इसका असर पूरी दुनिया के फॉरेन अफेयर्स पर पड़ता है। ये दुनिया में अलायंस बनने और टूटने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। और इसी मकाम पर मैं एक बिल्कुल नया और थोड़ा सा प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने पूरे सेशन में ये तो डिस्कस कर लिया कि अगर एक कौम अमेरिका जैसे सुपर पावर की माली और अस्करी इमदाद को खुद ही 10 साल में जीरो करने का फैसला कर ले तो वो फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल से आजाद हो जाती है। राइट। पहले यही मिलिट्री और फाइनेंशियल एड सुपर पावर्स का सबसे बड़ा हथियार होता था छोटे इत्तेहादियों को कंट्रोल करने का। पैसा बंद, बात मानना शुरू। लेकिन मेरा सवाल यह है, अगर ये फाइनेंशियल एंकर, ये इमदाद वाला लेवरेज दुनिया भर में काम करना छोड़ दे तो सुपर पावर्स आगे जाकर अपने इत्तेहादियों को कंट्रोल करने के लिए क्या नया हथियार इस्तेमाल करेंगे? ओह, दैट इज अ ब्रिलियंट पॉइंट। अगर पैसा और हथियार की डिपेंडेंसी नहीं रही तो फिर लेवरेज क्या होगा? एग्जैक्टली। क्या वो नया लेवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा? क्या वो एडवांस साइबर टेक्नोलॉजी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या माइक्रोचिप्स की मोनोपोलाइजेशन होगी? या शायद आने वाले वक्त में फ्रेश वाटर और एनर्जी की रसद दुनिया भर की नई लीश बनेगी। सही। जब पैसे का खेल खत्म होता है तो डिप्लोमेसी की ये अधिकी जंजीरें किस नए मटेरियल से बनाई जाएंगी? ये वो सोच है जिस पर आने वाले वक्त में आलमी पॉलिसीज तहकीक करेंगी। बहुत ही गहरा सवाल है ये सुनने वालों के लिए। ग्लोबल डिप्लोमेसी की करेंसी वाकई बदल रही है और इस नई इकोनॉमी में कौन कहां खड़ा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस ख्याल के साथ आज की इस तफसीली गुफ्तगू को यहीं मुकम्मल करते हैं। नए हवालों और एक नई बहस के साथ फिर हाजिर होंगे।